नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। खेती और किसानी से जुड़ी नवीनतम जानकारियों के साथ इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। आइए बताते हैं क्या है नया आज के कार्यक्रम में। अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के सदस्यों ने कृषि मंत्री को कृषि कानूनों के समर्थन में ज्ञापन सौंपा। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने सभी मंत्रालयों के सचिवों के साथ आत्मनिर्भर भारत पैकेज के कार्यान्वयन की समीक्षा की। खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य का क्रियान्वयन। देश में कोविड-19 के सक्रिय मामलों का आंकड़ा घटकर 3.52 लाख पर पहुंचा, जो पिछले 149 दिनों में सबसे कम है। जानेंगे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किसान की सफलता गाथा। कृषि सुधार और समग्र विकास का आधार बनेंगे 3 नए कृषि कानून। आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। 14 दिसंबर 2020 को दिल्ली के कृषि भवन में अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति का प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न राज्यों के पदाधिकारियों ने कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की। तेलंगाना, महाराष्ट्र, हरियाणा, तमिलनाडु और बिहार के किसान नेताओं ने कृषि मंत्री से बातचीत की। आइए देखते हैं विस्तार से। सभी इस बात से आश्वस्त थे कि हाल में पारित नए कृषि कानून देश भर के किसानों के हित में है और ये किसानों को उन बिचौलियों के चंगुल से मुक्त कराएंगे जिन्होंने वर्षों तक उनका शोषण किया है। नए कानून किसानों के लिए कृषि उपज की बिक्री और खरीद की स्वतंत्रता सुनिश्चित करेंगे और इससे कृषि उपज विपणन समितियों के दायरे के बाहर भी उन्हें बाधा मुक्त व्यापार और वाणिज्य का अवसर मिलेगा। किसानों को खरीदारों के साथ करार का अधिकार मिलने से कृषि उत्पादों का पहले से मूल्य निर्धारित किया जा सकेगा, जिससे बाजार में किसी तरह के अप्रत्याशित उथल पुथल का जोखिम किसानों की बजाय प्रायोजकों को उठाना पड़ेगा। इन कृषि सुधारों से किसानों के लिए कृषि क्षेत्र में निजी निवेश आकर्षित करने के अलावा आधुनिक तकनीक, बेहतर बीज और अन्य कच्चे माल तक पहुंच भी आसान हो जाएगी। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार की मंशा और नीतियां किसानों के कल्याण के लिए हैं। अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के प्रतिनिधियों ने कृषि मंत्री को आश्वासन दिया कि उनकी समिति के बैनर तले 7,000 से अधिक गैर सरकारी संगठन काम करते हैं, जिनके सदस्य हाल में बनाए गए कृषि कानूनों का समर्थन करने के लिए आगे आ सकते हैं। इन कृषि कानूनों को लागू करने के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया और इन्हें वापस लेने की आंदोलनकारियों की मांगे नहीं मानने का अनुरोध किया। सरकार को विज्ञापनों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से इन कानूनों के लाभ के बारे में लोगों को बताना जारी रखना चाहिए। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार की मंशा और नीति स्पष्ट है। सरकार द्वारा किसानों के हित में किए गए सुधारों से पहले से ही किसान लाभान्वित हो रहे हैं। ये आगे उनकी आय बढ़ाने में भी मदद करेंगे। साथ ही साथ सरकार किसानों से बातचीत करने के लिए हमेशा तैयार है। केंद्रीय वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट मामले मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक श्रृंखला के माध्यम से कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए 3 आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की। संबंधित मंत्रालयों और विभागों ने पैकेज के तहत घोषणाओं को लागू करना प्रारंभ कर दिया। आइए जानते हैं इस पैकेज में जारी योजनाओं को लागू करने में अब तक हुई प्रमुख प्रगति। किसानों के लिए नाबार्ड के माध्यम से 30,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आपातकालीन कार्यशील पूंजी वित्त पोषण। 4 दिसंबर 2020 तक इस विशेष सुविधा से 25,000 करोड़ रुपए का वितरण किया जा चुका है। विशेष तरलता सुविधा के अंतर्गत बाकी 5,000 करोड़ रुपए की धनराशि आरबीआई द्वारा छोटी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए नाबार्ड को आवंटित कर दी गई है। नाबार्ड ने 6 अक्टूबर 2020 को छोटी एनबीएफसी और एनबीएफसी एमएफआई के लिए एसएलएफ के भुगतान के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए थे। 5,000 करोड़ रुपए की शेष धनराशि में 6 एनबीएफसी एमएफआई के 690 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को स्वीकृति भी दे दी गई। 4 दिसंबर 2020 तक 130 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया गया है। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 2.5 करोड़ किसानों को 2 लाख करोड़ रुपए का रियायती कर्ज प्रोत्साहन।
वित्त मंत्रालय के अधीन आने वाले वित्त सेवा विभाग ने पीएम किसान लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से रियायती कर्ज उपलब्ध कराने के लिए अभियान चलाया। पहले चरण में 46,532 करोड़ रुपए की केसीसी सीमा वाले 58,83,000 केसीसी कार्ड को स्वीकृति दे दी गई है। दूसरे चरण में 1,07,417 करोड़ रुपए की केसीसी सीमा वाले कुल 110,94,000 केसीसी को स्वीकृति दे दी गई है। दूसरे चरण में स्वीकृत 110,94,000 केसीसी में से 92,40,000 फसल ऋण, 2,03,000 AH या मत्स्य पालन गतिविधियों के साथ फसली कर्ज के लिए, 4,75,000 डेयरी के लिए, 46,786 मुर्गी पालन, मवेशी और भेड़ पालन आदि के लिए, 15,037 मत्स्य पालन के लिए दिए गए हैं। किसानों के लिए फार्म गेट अवसंरचना को 1 लाख करोड़ रुपए का कृषि अवसंरचना कोष, पशुपालन अवसंरचना विकास कोष के अंतर्गत 15,000 करोड़ रुपए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8 जुलाई 2020 को कृषि अवसंरचना कोष को स्वीकृति दे दी थी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 9 अगस्त 2020 को इस योजना का औपचारिक रूप से शुभारंभ किया था। मंत्रिमंडल द्वारा औपचारिक रूप से योजना को स्वीकृति देने के 30 दिन के भीतर 2,280 से ज्यादा कृषक समितियों को 1,180 करोड़ रुपए की पहली किस्त का भुगतान कर दिया गया था। कृषि सहयोग और कृषक कल्याण विभाग द्वारा सभी 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, 9 निजी क्षेत्र के बैंकों और 33 सहकारी बैंकों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से मछुआरों के लिए 20,000 करोड़ रुपए। मंत्रिमंडल ने 24 जून 2020 को AHIDF योजना को स्वीकृति दे दी थी। ऑनलाइन पोर्टल के विकास के लिए 27 जुलाई 2020 को भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के साथ MOU हो गया था। 9 दिसंबर 2020 तक कुल 313 आवेदन मिल चुके हैं और ये प्रक्रिया अधीन है। जारी खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान सरकार द्वारा अपनी मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य योजनाओं के अनुसार किसानों से MSP पर खरीफ 2020-21 फसलों की खरीद जारी है। KMS खरीद कार्यक्रम से लगभग 41.04 लाख धान किसानों को 70,937.38 करोड़ रुपए मूल्य का लाभ हुआ है। आइए देखते हैं इसी पर आधारित ये खास रिपोर्ट। खरीद 2020-21 के लिए धान की खरीद पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र जैसे केंद्र शासित प्रदेशों में सुचारू रूप से चल रही है। पिछले वर्ष के 310.71 LMT की तुलना में 375.72 LMT से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है, जो कि 20.92% है। जारी KMS खरीद कार्रवाई के तहत 70,937 करोड़ 38 लाख रुपए मूल्य के धान की खरीद की गई है और इससे लगभग 41,04,000 किसान लाभान्वित हुए हैं। राज्यों के प्रस्ताव के आधार पर तमिलनाडु, कर्नाटक, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों के लिए मूल्य समर्थन योजना के तहत 48.11 LMT दालों और तिलहनों की खरीद के लिए मंजूरी दी गई थी। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के लिए 1.23 LMT कोपरा की खरीद के लिए भी मंजूरी दी गई थी। सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 1,58,387.33 MT मूंग, उड़द, मूंगफली की फली और सोयाबीन की खरीद की है और इससे 88,871 किसानों को लाभ मिला है। 72 करोड़ 40 लाख रुपए के MSP मूल्य पर 5,089 MT कोपरा की खरीद की गई है, जिससे कर्नाटक और तमिलनाडु के 3,961 किसान लाभान्वित हुए हैं। कोपरा और उड़द के संदर्भ में अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में खरीद दर MSP से अधिक है। खरीद दलहन और तिलहन के संबंध में राज्य व संघ शासित प्रदेश की सरकारें आवक के आधार पर अपनी तय की गई तिथि से खरीद शुरू करने के लिए आवश्यक तैयारी कर रही है। 13 दिसंबर 2020 तक 13,939 करोड़ 52 लाख रुपए मूल्य की 48 करोड़ 20 लाख 208 कपास गांठों की खरीद की गई है। अभी समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहें दूरदर्शन के साथ पर।
ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। देश में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या आज 3,52,586 हो गई है। कुल पॉजिटिव मामलों में सक्रिय मामलों की हिस्सेदारी घटकर 3.57% हो गई है, जो पिछले 149 दिनों के बाद सबसे कम है। पिछले 17 दिनों से दैनिक नए रोगियों के ठीक होने की संख्या दैनिक नए मामलों से अधिक चल रही है। कुल 93,88,000 कोविड संक्रमितों के ठीक होने से रिकवरी दर लगभग 95% हुई है। पिछले 24 घंटों में कुल सक्रिय मामलों में 3,960 गिरावट दर्ज हुई है। पूरे देश में कोविड के 27,071 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटों में 30,695 रोगी ठीक हुए हैं। पिछले 17 दिनों से दैनिक रिकवरी नए मामलों की तुलना में अधिक चल रही है। अभी तक लगभग 94 लाख मरीज ठीक हुए हैं, जिसके कारण रिकवरी दर बढ़कर 94.98% हो गई है। 75.58% नए ठीक हुए मामले 10 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से हैं। एक दिन में केरल में 5,258 रोगी ठीक हुए हैं। महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में 3,083 और 2,994 ठीक हुए हैं। 75.82% नए मामले 10 केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। केरल में एक दिन में सबसे अधिक 4,698 नए मामले दर्ज हुए हैं, जबकि महाराष्ट्र में 3,717 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में 336 लोगों की इस बीमारी से मौत हुई। इनमें 79.46% मामले 10 केंद्र शासित प्रदेशों के हैं। महाराष्ट्र में मौत के 70 नए मामले सामने आए हैं। पश्चिम बंगाल और दिल्ली में 47 और 33 मौत के नए मामले दर्ज हुए हैं। आइए अब देखते हैं किसान की सफलता गाथा। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सफल किसान के बारे में, जिनके प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली। आज जानेंगे कृषि क्षेत्र में उनके योगदान और उनके जीवन पर कुछ खास बातें। मेघालय जिला पश्चिम जैंतिया हिल्स की रहने वाली आदिवासी महिला किसान त्रिनिति सावो हल्दी की खेती करती हैं और महिला किसानों के समूह से जैविक हल्दी की खेती करवाती हैं। उनकी इस पहल से महिला किसानों की आय 3 गुना तक बढ़ चुकी है। यही कारण है कि इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। त्रिनिति ने 25 महिला किसानों के साथ मिलकर मुलियह गांव में स्पाइस बोर्ड की मदद से हल्दी की खेती की शुरुआत की थी। 4 साल के अंदर 800 किसान मिलकर अब लकडोंग किस्म की हल्दी की खेती कर रही हैं। त्रिनिति के संगठन से 100 से ज्यादा स्वयं सहायता समूह की महिलाएं जुड़ी हुई हैं, जो हल्दी की खेती कर रही हैं। जैविक खेती के विकास में अपने काम के लिए 2020 में पद्मश्री से सम्मानित होने वाली सावो ने जैविक खेती के तरीकों के माध्यम से हल्दी के शुद्ध और सबसे शक्तिशाली रूप को विकसित करने के लिए अपने गांव मुलिह मेघालय में लगभग 800 महिलाओं को प्रशिक्षित किया है। लकडोंग हल्दी की कहानी गरीब महिलाओं के एक समूह की कहानी है, जो खेती के लिए खुद के लिए एक स्थायी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए एक साथ आती हैं। ये महिलाएं जैविक खेती के तरीकों और पर्यावरण के प्रति समर्पण का पालन करती हैं। हल्दी की लकडोंग किस्म, जो कि सैयों और उसके स्वयं सहायता समूह में महिला किसानों में होती है, उसमें करीमुन का 6 से 7.5% तक होता है, जो कि हल्दी का मुख्य घटक है, जो इसे चमकीले पीले रंग और विशिष्ट पृथ्वी सहित अपने नमकीन गुणों को प्रदान करता है। अधिकांश भारतीय खाना पकाने की नींव रखने वाला तीखा स्वाद
करक्यूमिन एक अत्यधिक बेशकीमती औषधीय मसाला है जिसके बारे में माना जाता है कि इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी डायबिटिक और साथ ही कैंसर रोधी गुण होते हैं। मेघालय की जयंतिया पहाड़ियों में स्वदेशी रूप से उगाए गए लकडोंग हल्दी को व्यावसायिक रूप से बिकने वाली हल्दी में सोने का मानक माना जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार लकडोंग हल्दी में करक्यूमिन की मात्रा 7% होती है। दवाओं में इसका प्रयोग बहुत होता है। सामान्य हल्दियों की प्रजाति में करक्यूमिन की मात्रा 2 से 5% तक ही होती है। आयुर्वेद में हल्दी का उपयोग कई दवाइयों के निर्माण में होता है। हल्दी की गुणवत्ता का आधार इसमें पाए जाने वाले रंगीन पदार्थ करक्यूमिन व वाष्पशील तेल की मात्रा है। सूखी हल्दी या चूर्ण में करक्यूमिन की मात्रा 2.6 से 6.6% तक होती है। यदि किसान हल्दी की खेती जैविक तकनीक से करें तो अच्छी उपज के साथ साथ अच्छा लाभ भी ले सकते हैं। जैविक तकनीक से खेती में लागत बहुत कम आती है। ये भी है कि कम खर्च में किसान अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। त्रिनिति सावो का मानना है कि हल्दी की जैविक खेती कर किसान अपनी आय दोगुनी करने में सफलता हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। कृषि सुधार के लिए बनाए 3 नए कानूनों पर किसानों की राय। किसानों को मिल रहे प्रोत्साहन के बाद कृषि क्षेत्र का कायाकल्प होता दिख रहा है। इसकी बानगी हम आपको गुमला में दिखाते हैं, जहां के किसानों ने सामूहिक कृषि का अद्भुत नजारा पेश किया है। करीब 1.5 साल पहले यहां 10 किसानों ने गुमला रायडीह एग्री प्रोड्यूसर कंपनी बनाई और आज इससे 4000 से ज्यादा किसान जुड़ चुके हैं। एग्री प्रोड्यूसर कंपनी का संचालन महिला दीदियों द्वारा किया जाता है। कंपनी की डायरेक्टर दीदी कमला सिंह ने बताया कि पशुधन, कृषि, वनोपज और मत्स्य पालन में किसानों को आवश्यक मदद और सुविधाएं दी जाती हैं। कृषि, वनोपज, मछली और पशुधन पर बाजार से किसान गांव में ही रहती है और कंपनी की दीदी लोग खाद, बीज, दवा सब उन लोग को गांव में ही मुहैया कराती है और वैज्ञानिक तरीके से खेती करवाती है। एग्री प्रोड्यूसर कंपनी से जुड़कर इलाके के किसान खुशहाल बन रहे हैं। डायरेक्टर दीदी सुनीता देवी और संतोषी देवी का कहना है कि कंपनी की सक्रियता के कारण इलाके में बिचौलियों पर भी अंकुश लगा है तथा किसानों को बेहतर बाजार उपलब्ध हुआ है। इस कंपनी से 14,000 परिवारों को जोड़ने का लक्ष्य है। खास बात यह है कि 1.5 साल में कोरोना जैसी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद किसानों ने 1.5 करोड़ तक का कारोबार किया है। आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।